तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों वीपीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके। और सेबी रजिस्टर्ड से चैनलिस्ट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीबीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों अगर हम वीबीएल की बात करें तो ये कंपनी का हालिया परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो कुछ खास अच्छा देखने को मिलेगा नहीं। अब ये कंपनी में जो अट्रैक्टिव चीज़ें थी वो थी कंसिस्टेंसी, जो कि अब देखोगे तो काफ़ी हद तक वैनिश हो चुकी हैं। वीबीएल जब से लिस्ट हुई थी तब से लेकर अब तक कोई ऐसा साल नहीं था कि वीबीएल पॉजिटिव रिटर्न्स ना दे। बट 2025 ही ऐसा साल रहा जहाँ पर वीबेल्स के रिटर्न हमें नेगेटिव दिखे थे। सोचो कितनी कंसिस्टेंट ये कंपनी हुआ करती थी। और एक टाइम पे मार्केट ने इसको 100 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स भी दे रखा था, और अभी देखोगे तो उसको 50% तक तोड़कर 50 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स दे रखा है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी 50% करेक्ट हो चुकी है। रीज़न है कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिशन भी छोटा मोटा प्लेयर से नहीं, रिलायंस जैसी कंपनी से। तो इस वजह से वैल्यूएशंस का तो करेक्ट होना बनता था और वो हमें देखने को मिल भी गया, क्योंकि रिलायंस का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। तो कैंपर जैसे ब्रांड्स को उन्होंने एक्सपैंड पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी अच्छा कर लिया है। बाकी अगर हम वीबीएल की बात कर रहे हैं तो वीबीएल अभी अपने 52 वीक हाई से 17% हमें नीचे दिख रही है, और कल वीबीएल के अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे Q1 के। और Q1 का वो पीरियड जहाँ पर एल निनो इफेक्ट की वजह से गर्मी ज़ोरदार पड़ी थी भाई, और गर्मी जिस हिसाब से पड़ी थी उस हिसाब से हम उम्मीद कर सकते हैं कि बेवरेजेस की डिमांड भी ताबड़तोड़ होगी। तो Q1 की जो अर्निंग्स हैं उसमें वीबीएल के नंबर्स ज़बरदस्त हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना। तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है इस कंपनी के अर्निंग्स को लेकर, चलिए अब उसके बात करते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। सबसे पहले एक बात समझ लो, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ये Q1 है, बट वीबीएल का ये Q2 है, ठीक है। और वीबीएल का जो Q2 है वो बेस्ट क्वार्टर होता है पूरे साल का, ये बात आपको पता होना चाहिए। और Q2 और Q1 है वो वीबीएल के बेस्ट होते हैं, मतलब सेकंड बेस्ट Q1 होता है बट बेस्ट Q2 होता है, और सबसे वर्स्ट Q4 होता है, ठीक है। तो फिलहाल वीबीएल के सेल्स अगर देखोगे पिछले क्वार्टर के तो 6,574 करोड़ था। पिछले साल के सेम क्वार्टर का देखोगे तो 7,000 करोड़ था, बट इस बार बाजार उम्मीद कर रही है 8,600 करोड़। 8,600 करोड़ से ज़्यादा ही है, 8,600 करोड़ मानकर चलो। ये नंबर अट्रैक्टिव इसलिए बन जाता है क्योंकि पिछले साल के सेम पीरियड में वीबीएल ने डी ग्रोथ दिखाई थी। तो इस बार का सेम पीरियड अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हर बार अगर कंपनी का मेन क्वार्टर ही ख़राब चला जाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो फिर ग्रो कहाँ कंपनी कर रही है। तो इस बार बाजार उम्मीद कर रही है 8,600 करोड़ से भी ऊपर के रेवेन्यू। और अगर ये 8,600 करोड़ का रेवेन्यू दिखाती है तो फिर वही पैटर्न वीबीएल कंटिन्यू करेगी कि जो इसका सेकंड बेस्ट है उससे ये 1,500 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू रिपोर्ट कर पा रही है अपने बेस्ट क्वार्टर में, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जो बेस्ट क्वार्टर था उससे सेकंड बेस्ट 1,500 करोड़ ही नीचे था, और 1,500 करोड़ से ऊपर अगर नंबर गया लाइक 2,000 करोड़ तक, तब ये बहुत अट्रैक्टिव बात हो जाएगी अगर हम वीबीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और इसके साथ अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो उसको लेकर भी बाजार मस्त उम्मीद कर रही है। बाजार की एक्सपेक्टेशन है कि 1,530 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये शो कर सकती है। Q1Q बेसिस पे देखोगे तो शार्प ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखोगे तो ग्रोथ हमें डबल डिजिट में देखने को मिलेगा भाई। बट एक पॉइंट है, जितना रेवेन्यू में ग्रोथ दिखेगा उतना प्रॉफिट में भी देखने को ना मिले। तो मार्केट यहाँ पर क्या उम्मीद कर रही है, ड्यू टू हेवी एक्सपेंशन हो सकता है कि इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले साल के Q1 में, Q2 बोलो आप, 28% था, वो हो सकता है कि इस बार 28% पे नहीं दिखे, उससे नीचे दिखे। अगर 28% पे हो गया तो फिर 1,500 करोड़ छोड़ो 1,700 करोड़ के ऊपर भी नेट प्रॉफिट ये दिखा सकती है, बट 28% होना चाहिए। बाकी अगर 23% जैसा हुआ तो फिर
जो एक्सपेक्टेशन है उसी हिसाब के आपको अर्निंग्स देखने को मिलेंगे। तो अर्निंग्स आने से पहले एस्टिमेट मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि अर्निंग्स देखकर ही समझ जाओ कि ये एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से है भी या नहीं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन भले इस कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त था, क्योंकि कल के दिन इस कंपनी के भी अर्निंग्स आने वाले हैं। और ये कंपनी का सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या है? इसके क्वार्टर 1 हमेशा ख़राब आते हैं। अगर क्वार्टर 1 को क्वार्टर 4 से कंपेयर करोगे ना तो हमेशा ख़राब दिखेगा। बट इस बार अर्निंग्स आने से पहले तेज़ी इसलिए है क्योंकि इस बार बाजार ख़राब उम्मीद नहीं कर रही है, ज़बरदस्त उम्मीद कर रही है। अब देखो, ये कंपनी में एक लंबे टाइम से तो नहीं बट हाँ रिसेंट टाइम में अच्छी खासी करेक्शन हुई है। और वो करेक्शन का सबसे बड़ा कारण बताया गया था फंड रेज। फंड रेज का मेथड जो था वो ये सारी चीज़ें थी, लाइक कंपनी इक्विटी शेयर्स के जरिए फंड रेज कर सकती है, प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए भी रेज कर सकती है, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के जरिए भी, वारंट्स, इक्विटी लिंक सिक्योरिटीज़ और इसके अलावा भी अलग पैरामीटर्स। तो ये जो फंड रेज की न्यूज़ थी, इससे मार्केट में एक माहौल बना था कि नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ के जो प्रोमोटर के स्टेक्स हैं वो आगे चलकर हो सकता है डाइल्यूट हो जाए। इसी वजह से एक हेवी करेक्शन हमें दिखा था। और ये करेक्शन इसलिए भी दिखा था क्योंकि इससे पहले लगातार नेटवर्क का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त चल रहा था। बट ये न्यूज़ के बाद करेक्शन जब आई तो उसके बाद काफ़ी दिनों तक प्रॉफिट बुकिंग चलती रही। बट आज के दिन जो तेज़ी है वो इसलिए है क्योंकि करेक्शन के बाद एक एक्सपेक्टेशन है कि अर्निंग्स अच्छे आ सकते हैं। इस वजह से ये कंपनी 20% जो नीचे थी अपने 52 वीक हाई से, वो अभी 20% से कम हो चुकी है। बाकी इसके अर्निंग्स को लेकर बाजार क्या उम्मीद कर रही है तो चलो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि इस कंपनी का जो क्वार्टर 1 होता है वो हमेशा Q4 के कंपैरिजन में ख़राब होता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं Q4 से कंपेयर कर आप उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर का भी देख सकते हो Q4 से कंपेयर कर उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर का भी देख सकते हो Q4 से कंपेयर कर। तो Q4 कंपनी का हमेशा बोल सकते हैं अच्छा तो नहीं बट हाँ Q4 से Q1 हमेशा ख़राब होता है। और सबसे वर्स्ट जो क्वार्टर होता है नेटवर्क का वो क्वार्टर 1 ही होता है। बट इस बार वर्स्ट तो हो सकता है देखने को ना मिले, क्योंकि मार्केट उम्मीद कर रही है कंपनी के रेवेन्यू में 742 करोड़ के नंबर का। पिछले क्वार्टर में कितना था? 774 करोड़। स्टिल पिछले क्वार्टर से ये नंबर कम है, बट क्या पहले जितना कम है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि फ्लैट नंबर आपको Q1 बेसिस पे दिख सकते हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जब हम देखेंगे इस चीज़ को तो 100% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो ये भी चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। उसके साथ जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो पिछले क्वार्टर में 71 करोड़ का प्रॉफिट था ना, बट इस बार मार्केट उम्मीद कर रही है 65 करोड़ का। तो Q1 बेसिस पे फ्लैट भी रह सकता है और गिर भी सकता है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 100% से ज़्यादा की ग्रोथ उम्मीद कर रही है बाजार। और 100% से ज़्यादा की ग्रोथ अगर ये उम्मीद कर रही है तो इसका मतलब ये है कि जिस पेस पे पिछले 1 साल से कंपनी ग्रो कर रही है उसी पेस को ये कंपनी इस बार भी हमें कंटिन्यू करती हुई दिख सकती है। और इसी वजह से नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ के शेयर में आज के दिन एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर के स्टेक्स देखोगे तो वो कम हुए थे बीच में, और फिर से कम होने की न्यूज़ के कारण नेटवर्क में गिरावट चल रहा था। बट अब देखते हैं कि कंपनी के अर्निंग्स के बेसिस पे क्या रिकवरी आ सकता है या नहीं। बाकी FIS की बात करें तो अपने स्टेक्स वो डाइल्यूट थोड़ा थोड़ा कर रही है, DIS अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ कर रही है। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, फ्री में ही जाकर चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ का हालिया परफॉर्मेंस थोड़ा सा हमें अच्छा दिख रहा था। अब इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो कंपनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था ना, उस चीज़ को देखकर मार्केट अब खुश नहीं होती है। अब वो प्लस पॉइंट अगर कंपनी का निकल जाए तो फिर बाज़ार उससे काफ़ी ज़्यादा खुश होगी, ऐसा सेंटिमेंट दिख रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में 8% तक की तेज़ी देखने को मिली थी क्योंकि एक न्यूज़ निकल कर आ रहा था। न्यूज़ ये था कि कंपनी के जो प्रोमोटर हैं अशोक सूटा, उनकी एडवांस स्टॉक चल रही है अपने कंट्रोलिंग स्टेक बेचने को लेकर, जो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ में उनका है। अब अशोक सूटा कौन है भाई, मैं बता देता हूँ आपको। माइंट्री की अगर हम बात करें, अगर आप माइंट्री के बारे में नहीं जानते तो मैं बता देना चाहूँगा। LTI माइंट्री जो कंपनी है ना, वो अभी एक है, बट पहले 2 कंपनी हुआ करती थी। LTI अलग कंपनी थी, माइंट्री अलग कंपनी थी, दोनों का मर्जर हो गया था। और ये मर्जर छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा मर्जर था। तब हमें LTI माइंट्री नाम सुनने को मिला। तो माइंट्री जो कंपनी थी ना, उसको अशोक सूटा ने बड़ा बनाया था, मतलब उसमें एक लंबा टाइम तक इन्होंने काम किया था टॉप लेवल पे और उसको बड़ा बनाया था। तो इनके पास एक्सपीरियंस था IT कंपनीज़ को चलाने का, और इस वजह से उन्होंने अपनी IT कंपनी खोला। मार्केट इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा वैल्यू दी थी हैप्पीएस्ट माइंड को। बट
पिछले 1 डेढ़ 2 3 4 सालों से अगर देखोगे तो हैप्पीस्मार्ट अपने रेवेन्यू को तो ग्रो कर लेती है, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं होता है। और इस वजह से एक लंबे टाइम से हैप्पीस्मार्ट का परफॉर्मेंस वैसा नहीं है जिसको देखकर इन्वेस्टर हैप्पी हो। तो यहाँ पर अशोक सोटा के कंट्रोलिंग स्टिक्स अगर कंपनी से निकल जाएगा तो कोई और कंपनी को कंट्रोल करेगा, तो हो सकता है उनके जो पॉइंट्स हैं वो इस कंपनी को आसमान पे ले जाए। और इसी वजह से हैप्पीस्मार्ट में ये न्यूज़ के बाद तेज़ी दिख रही थी। और हैप्पीस्मार्ट के आज के दिन अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे। अर्निंग्स में हम उम्मीद करेंगे कि जो ग्रोथ हमें पहले देखने को मिल रही थी एटलीस्ट वही ग्रोथ रहे, यानी कि रेवेन्यू में डबल डिजिट की ग्रोथ रहे। पिछले 1 साल में प्रॉफिट देखने को मिला है इस कंपनी में, बट वो प्रॉफिट देखकर खुश मत होना क्योंकि जब कंपनी का पीक प्रॉफिट था ना उससे अभी भी ये नंबर कम है। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी रहे भाई डबल डिजिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, अगर ये सारी चीज़ें रहती हैं तो फिर नंबर्स अच्छे हैं, बाकी अगर नहीं है तो फिर चीज़ें अभी भी कंपनी के लिए प्रॉब्लम वाली ही हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अगली कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है आस्था स्पेंटेक्स। रिसेंटली कंपनी के बोर्ड ने 1:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की है। इसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।